जब मैं फिर यहाँ वापस आ गया तो यहाँ ऐसे ऐसे इश्यूज थे कि यहाँ मेन जो रूट काज था हर एक जो स्टैग्नेशन था डेवलपमेंट का, वो मेन चीज़ था करप्शन। मैंने फिर एज ए आरटीआई एक्टिविस्ट 2014 से मैंने आरटीआईज करना स्टार्ट किया और मैंने शफाफ तरीके से ना इनको अकाउंटेबल बनाने की एक केस डाला है। अब वो एंटी करप्शन ब्यूरो उसको डील कर रहा है। तो रिसेंटली मैं गया था कोर्ट में, जज के सामने मुझे मतलब पेशी थी कि क्या ये हुआ, क्या था मसला, उसमें मैंने हाईलाइट किया और वो रियली में बहुत बड़ा गबन था। एक औरत डेथ डिक्लेयर की गई थी, मतलब वो डेथ हुई थी, लेकिन ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर ने उसके नाम के से लैट्रिन पॉइंट डाला। तो ऐसे ही बहुत सारे काम थे। फिर मैंने मतलब उस पे लिखना शुरू किया। इवन मुझे बहुत जगहों पे बीडीओ ऑफिस में जो जितने गोन्स है, गुंडे हैं, उन्होंने मुझे थ्रेट देना शुरू किया, मारपीट की धमकियां देना शुरू किया। और उसके बाद इवन चंद करप्टेड ऑफिशियल्स ने मेरे खिलाफ भी मतलब हायर अथॉरिटीज को लिखना। सभी देखने वालों को उबाद मलिक का प्यार भरा सलाम। आज हमारी टीम आ पहुंची है साउथ कश्मीर के कुलगाम इलाके में। जी हां, आज जिस शख्स को आप मेरे साथ देख रहे हैं, इनका नाम है डॉक्टर अब्दुल बारी नाइक, जिनका ताल्लुक कुलगाम के एक छोटे से गांव से है। डॉक्टर साहब की बात करें, अलीगढ़ से डबल पीएचडी कर चुके हैं। जम्मू एंड कश्मीर के मुख्तलिफ कॉलेजों में इन्होंने अपने फ़राइज़ अंजाम दिए। एक सोशल एक्टिविस्ट रहे हैं। हमेशा से कहते हैं मेरा एक्टिविज़म साहब डिफरेंट है, और हमेशा इन्होंने हक और इंसाफ की बात की। और डॉक्टर साहब ने ऐसे बहुत सारे मुद्दों पे काम किया, ऐसे बहुत सारे मसलों पे काम किया जो इन्होंने देखा। स्टूडेंट्स के साथ साथ इन्होंने समाजी कामों में भी अपना या यूं कहिए कि अपनी शमूलियत उसमें भी की। क्या वजहें रही, क्या रीजंस रहे, वो हम सारे आज सवाल डॉक्टर अब्दुल बारी नाइक से करेंगे, जो आज मेरे प्रोग्राम में स्पेशल गेस्ट है। डॉक्टर साहब, पहले बहुत बहुत शुक्रिया अपना कीमती टाइम देने के लिए। थैंक यू सर, थैंक यू। डॉक्टर साहब, मेरा पहला सवाल रहेगा, आप एक अलीगढ़ से आपने डबल पीएचडी किया है, उसके बाद मुख्तलिफ फ़राइज़ आपने मुख्तलिफ कॉलेजों में अंजाम दिए हैं। लोग आपके बारे में जानना चाहते हैं, आप है कौन और कहाँ से आते हैं? देखिए, सबसे पहले मैं असल में जब यहाँ से मैंने 10th किया, उसके बाद मैं अलीगढ़ चला गया हायर एजुकेशन के लिए। फिर मैंने वही अलीगढ़ से ही मैंने तैयारी की। मेरा ड्रीम था एक सिविल सर्विस क्वालिफाई करने का। उसके बाद मैं 2010-11 में ड्रॉप हुआ इंटरव्यू में केएस में, और एक दो बार आईएएस में मैं ड्रॉप हुआ। जब मैं ड्रॉप हुआ फिर मेरा मतलब जो ड्रीम था वो फिर थोड़ा सा शिफ्ट हो गया, क्योंकि 2-3 बार ड्रॉप होना, फिर मैंने शिफ्ट किया। इसी के हिसाब से मेरे 2 सब्जेक्ट से, एक ज्योग्राफी और सोशोलॉजी, मैंने उन दोनों में फिर पहले मैंने ज्योग्राफी से पीएचडी की, विद जेआरएफ था मेरा। फिर मैंने सोशोलॉजी में मैंने सोचा ऐसे ही सब्जेक्ट पढ़ा रहा तो मैंने उसमें भी जेआरएफ किया। फिर और एक जेंडर स्टडीज़ थी, उसमें भी जेआरएफ निकाला। जब जेआरएफ निकाला फिर मेरा शौक बढ़ा, नहीं मैं इसमें भी पीएचडी करूँ। फिर मैं हैदराबाद चला गया, हैदराबाद से मैंने सेकंड पीएचडी की। पीएचडी करने के बाद मैं सीधे आ गया, क्योंकि मैं कर सकता था इंडिया के किसी भी पार्ट में या फॉरेन निकल सकता था। लेकिन मुझे जब मैंने पीछे देखा कि मैं किस फैमिली से बिलोंग करता हूँ, किस सोसाइटी से बिलोंग करता हूँ, मैं सन ऑफ सॉइल हूँ, तो मेरा बेस्ट फ़र्ज़ बनता है वापस जाओ। जबकि मेरे बहुत सारे कोलीग्स अलीगढ़ में ही अपॉइंट हो गए एज एन असिस्टेंट प्रोफेसर, चंद डीयू में हो गए। तो मैंने सोचा कि नहीं, मुझे वापस जाना है। जब मैं फिर वापस आ गया अपने ही कौम की खिदमत करने के लिए, फिर मैं अपॉइंट हुआ यहाँ हायर एजुकेशन में। उसके बाद मैं उसके साथ साथ जब मैं यहाँ वापस आ गया तो सिर्फ इस मकसद से आ गया कि यहाँ मैं लोगों को एक रास्ता दिखाऊं, एजुकेशन के टुवर्ड्स रास्ता दिखाऊं, करप्शन को छोड़ने के लिए रास्ता दिखाऊं, व्हाट इज़ एनवायरनमेंट इश्यूज़, और हम इन सब चीज़ों को कैसे। आपने कहा आरटीआई एक्टिविस्ट भी आप रह चुके हैं, एक सोशल एक्टिविस्ट भी आप रह चुके हैं, पब्लिक के लिए आप हमेशा बात करते हैं, और आप वहाँ से आते अलीगढ़ यूनिवर्सिटी से आपने डबल पीएचडी किया, उसके बाद अपने फ़राइज़ मुख्तलिफ कॉलेजों में अपने फ़राइज़ अंजाम दिए। कब आपको लगा कि करप्शन के बारे में मुझे लिखना है, करप्शन के बारे में मुझे बात करनी है? और आपके ऊपर हमने ये भी सुना आपके ऊपर एफआईआर भी लगा, तो क्या था वो पूरा मामला, थोड़ा सा हमें बता दें। देख लीजिए, जब स्टार्टिंग काम मैंने 2014 से किया,
14 में एक यहाँ एक गांव है बान में, वहाँ पर एक जो बेनिफिशरी था सोशल वेलफेयर में, उसको डिक्लेयर किया गया था डेथ, मीन्स डेथ डिक्लेयर किया गया। फिर जब मैंने उस इशू को हाईलाइट किया तो जिस सरपंच ने उसको डिक्लेयर डेथ किया उसको फिर 5-6 दिनों की सज़ा भी मिली, जेल भी हुई उसको। उसके बाद उसको रिटेन हो गया, उसको वो बेनिफिट मिलने लगा। उसके बाद मैंने देखा कैमू ब्लॉक, मैंने देखा यहाँ पर डिफरेंट ब्लॉक जो भी होते हैं, नरेगा काम होते थे जो ग्राउंड पे नहीं होते थे। मनरेगा कहा जाता है कि डेवलपमेंट फंड है ताकि हम सोसाइटी को डेवलप करें, ताकि वहाँ के इश्यूज को डेवलप करें, और उसके साथ साथ रूरल एम्प्लॉयमेंट की भी बात होती थी उसमें। लेकिन रियली में उन लोगों के लिए वो जॉब कार्ड्स अवेलेबल थे जो डिजर्व ही नहीं करते थे, और सिर्फ ये गपलाखोरी होती थी उसमें। फिर मैंने आरटीआई डालने के बाद इवन मैंने वो यहाँ तब क्राइम ब्रांच हुआ करता था, मैंने उसमें वो केसेस दे दिए और उन लोगों ने मतलब रिजेक्ट किए बहुत सारे केसेस उन्होंने रिजेक्ट किया। मेन वजह वही बनी, जितने भी करप्टेड ऑफिशियल्स थे। फॉर एग्जांपल मैं एनवायरनमेंट पे यहाँ काम करता था, ये विश्व नाला है, यहाँ इलीगल माइनिंग इतने लार्ज एक्सटेंसिव लेवल पे होती थी। मैंने पहले ही कहा था, मैंने कहा अगर आप मैन्युअली काम करोगे, मतलब जो मशीनरी से काम हो जाएगा, तो ऑटोमेटिकली लोग सोचेंगे हमें ज्यादा ज्यादा अर्न करना है। ये वैसी ही बात है, अगर कोई मुर्गी देती है सोने के अंडे, हम क्या कहते हैं, हम उसको मार डालते हैं, कहते हैं सब अंडे निकालेंगे। सेम इन लोगों ने वैसे ही किया। अशमुजी इस बेल्ट में सबसे एजुकेटेड गांव माना जाता था। मैं उस वही जो मुझे डर तब था, अब आज वही हो रहा है। मैंने तभी इनको कहा कि ये मशीनरीज का काम रोक दो, मैन्युअली जो बैठा है गांव में वो जाएगा माइनिंग में काम करेगा और वो दिन की रोजगार मतलब कमा लेगा। लेकिन उन्होंने क्या किया, इन्होंने ओपन एक्सेस दे दिया, डोजर लाने लगे, जेसीबीज लाने लगे, और जब पैसों का वो चस्का लोगों में आ गया। अशमुजी में आजकल जितने भी लड़के कुलगाम कॉलेज में पढ़ते थे, इवन 1-2 का अलीगढ़ में एडमिशन हुआ था, उनने वो छोड़ा, उनने डोजर घर में लाया, अब वो बेकार बैठे हुए हैं, पैसा कमा रहे हैं। एजुकेशन सिस्टम पे इससे बहुत सारा असर पड़ा। उसके बाद जितने भी स्कूल्स कॉलेज थे वो पिकनिक के लिए इसी विश्व नाला के बेल्ट में जाते थे, वो वहां पिकनिक करते थे। उससे क्या होता था, उससे जितने भी सराउंडिंग गांव थे उनका एम्प्लॉयमेंट बढ़ता था, क्योंकि दुकानदार उसी पे चलता था, जो गाड़ी वाला था वो चलता था, लोकल डेवलपमेंट होता था। लेकिन वो जब गवर्नमेंट ने ओपन एक्सेस दे दिया तो उन्होंने हाई लेवल एक्सटेंसिव लेवल पे माइनिंग शुरू की। और एक चीज यहां अगर आप देखेंगे, इस वैश्व नाला पे 4 या 5 गांव मछुआरों के गांव है, तो आजकल उनको मछली भी नहीं मीनस बायोडाइवर्सिटी भी गवर्नमेंट की वजह से खत्म हुई उस एरिया में। बायोडाइवर्सिटी के बाद एनवायरनमेंट भी खत्म हुआ, पेड़ कटे लार्ज एक्सटेंसिव स्केल पे। यहां से ये कह रहे हैं एफॉरेस्टेशन करेंगे, वहां से इन्होंने डिफॉरेस्टेशन करना स्टार्ट किया। उसके बाद जब भी मैंने हाईलाइट इशू किया कि ये गोन्स है, उन्होंने सीधे कहा आप क्या करोगे, आप पुलिस के पास जाओगे, हम उनको डायरेक्ट पैसे देते हैं, हमें कोई कुछ नहीं कर सकता। फिर मैंने जितने भी ऑफिशियल्स करप्टेड थे, मैंने सीधे डीजीपी साहब को लिखा, मैंने हायर अथॉरिटीज को लिखा कि आपका ये बंदा करप्टेड है। जब 2017 में मैंने चंद करप्टेड ऑफिशियल्स के बारे में लिखा, ये यहाँ गोन्स का सपोर्ट करते हैं इलीगल माइनिंग में, तो जब 2018 आ गया, उन लोगों ने सीधे कोई ना कोई बहाना ढूंढा, मुझ पे एफआईआर लॉन्च किया। फिर 2019 आ गया, उस पर और एक एफआईआर लॉन्च किया, और ऐसे ही एफआईआर बनते गए, और हायर अथॉरिटीज पे उन्होंने फिर सेंड किए मेरी फाइल्स। क्योंकि ये बात क्यों उठाता है, ये सोसाइटी को अवेयर क्यों करता है राइट और रॉन्ग में, इनको इसके रिपरकशंस पता चलेंगे, लेकिन आज चल रहे होंगे या आज के बाद 10 साल बाद पता चलेंगे। हमेशा जो स्कॉलर होता है, मैं एक स्कॉलर हूं, मैंने 2 सब्जेक्ट्स में पीएचडी किया, मुझे पता है एनवायरनमेंट कितना जरूरी है एक सोसाइटी में, मुझे पता है एजुकेशन कितना जरूरी है। अब कोई करप्टेड ऑफिशियल बैठा है, उसको सिर्फ ये दिखता है शाम को मुझे गोश्त होना चाहिए, मुझे नेक्स्ट डे गाड़ी बदलनी है, मुझे नेक्स्ट डे बेटे को मोबाइल देना है, उसको सिर्फ ये दिखता है। मुझे सिर्फ ये दिखता है हाउ टू कोप दीज ड्रग्स, how to cope this environment, how to develop this environment, how to educate these youth। यही मेन मकसद था, उसी वजह से हर जगह फिर एफआईआर लगा। डॉक्टर साहब, आपने बात की कि मैं हमेशा चाहता था कि करप्शन खत्म हो जाए, करप्शन के लिए आपने लिखना स्टार्ट किया, करप्शन के ऊपर आपने बात की, और करप्शन के ऊपर ही शायद आपको एफआईआर भी लगा है, 2 एफआईआर आपको लगे हैं। आपको क्या लगता है जितने ऑफिशियल्स थे क्या सारे करप्ट थे? एक बात। दूसरी बात, क्या आपने सही किया, वो गलत किया? क्योंकि आपके ऊपर एफआईआर भी लगा, आपको सजा भी हुई, तो आप कैसे ये डिनाई करते कि नहीं मैं सही था वो गलत थे? आपके पास कोई सबूत, आपके पास कोई ऐसी चीज थी?
देखिए, मेरे पास आरटीआई रिपोर्ट जितने भी हैं मैं एक एक कंपाइल करता था। अगर मैंने फॉर एग्जांपल विजिलेंस कमीशन में एक मतलब कोई भी कंप्लेंट डाली किसी ऑफिसर की, वो तो मैं हवा में बात नहीं करूंगा, उस पर मैं अंडरलाइन करता था, एक एक इशू को हाईलाइट करता था, तब जाके। और जितनी भी मीडिया चैनल, चाहे न्यूज़ 18 हो, ईटीवी हो, वो हाईलाइट करते थे वो इशू। उनको मैं जब एग्जैक्टली, चाहे आप भी मीडिया वाले हो, जब आपको मैं एग्जैक्टली सबूत दिखाऊंगा तभी आप उस स्टोरी को पब्लिश करोगे। या ग्रेटर कश्मीर में छाप देते थे स्टोरी, वो ग्राउंड बेस पे थी, वो रियलिटी बेस पे वो स्टोरीज। उसके बाद यहां मैं नहीं कहूंगा हर एक ऑफिशियल करप्टेड है, लेकिन ग्राउंड में अगर आप देखेंगे, बीडीओ डील करता है पूरे मतलब एरिया को, अपने ब्लॉक को। अब अगर ऊपर से इंक्वायरी आती है तो दूसरा बीडीओ उसका रिपोर्ट दे देता है, तो दूसरा बीडीओ सपोर्ट हमेशा अपने पार्टनर को करेगा। जब यहां के ऑफिशियल उसको कोप नहीं कर पाए, 2017 की बात है, फिर मैं रिसेंटली जेल से छूटा, मैंने अब इवन दिल्ली पुलिस मतलब दिल्ली की गवर्नमेंट और हरियाणा और पंजाब की तीनों गवर्नमेंट के सीएम को मैंने एक लेटर लिखी कि हम्बल रिक्वेस्ट है, यहां से ड्रग्स जाता है आपके स्टेट में, वो आपको खत्म नहीं कर रहा है, वो हमारी धरती को भी खत्म कर रहा है, वो आपके बच्चों को भी खत्म कर रहा है। क्योंकि वो स्कूल में चाहे दिल्ली में पढ़े, कहीं भी पढ़े, वहां ड्रग एडिक्शन होगी तो ऑटोमेटिकली सोसाइटी में वही बो रहे हैं, वही फिर काटेंगे। इसलिए मैंने रिसेंटली 1 महीने 2 महीने पहले मैंने उनके गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट की, हम्बल रिक्वेस्ट है, मैंने यहां बहुत कोशिश की थी इस ड्रग माफिया को रोकना, मैं फेल हो गया, मुझे एफआईआर लगा, मुझे जेल भेजा गया उन करप्टेड ऑफिशियल्स के जरिए। अब आप प्लीज इसमें इंटरवेन करिए ताकि हमारी भी सोसाइटी बच जाए और आपकी भी सोसाइटी बच जाए। आपने कहा कि आप जेल गए कुछ करप्ट ऑफिसर्स की वजह से, कभी हौसला टूटा, कभी हिम्मत टूटी, कभी हिम्मत ने जवाब दिया अब बस अब नहीं करना है, क्योंकि बाहर से आप आए थे, पीएचडी अपने 2 सब्जेक्टों में किया, उसके बाद अपने कॉलेजेस में डिफरेंट कॉलेजेस में पढ़ा है, जहाँ पे बहुत सारे यूथ जो है आपको फॉलो भी करते हैं, आपको सुनना भी पसंद करते हैं, बहुत काबिल टीचर आप रहे हैं जो आपके बैकग्राउंड से हमने रिकॉर्ड चेक किया, और बहुत सारे बच्चे जो यूथ है आपको ज़्यादा फॉलो करते हैं। को क्या ज़रूरत लगी डॉक्टर साहब को कि एक अच्छे पोस्ट पे थे, एक अच्छा कमा रहे थे, एक अच्छी लाइफ चल रही थी, क्या ज़रूरत थी एक्टिविज़म में आने की, क्या ज़रूरत था एक्टिविज़म करने का? आप तो अपनी लाइफ गुजार रहे थे। डॉक्टर साहब इस सब में क्यों आए, क्या वजह रही इसके ऊपर? देखिए, मैं हर एक यूथ, जितना भी J&K में यूथ है, चाहे वर्ल्ड में कितना भी हो, वर्ल्ड की कंडीशन समथिंग डिफरेंट है, लेकिन हमारे पर्टिकुलर J&K ये सफ़र रहा। मैं उनसे एक ही रिक्वेस्ट करूंगा आपके ज़रिए, नंबर फर्स्ट, कभी टूटना नहीं चाहिए, अल्लाह ताला पे हमेशा भरोसा रखना चाहिए। वो जब आप में खुद में हिम्मत आएगी और अल्लाह पे भरोसा होगा, आप दोबारा उठाओगे। फॉर एग्जांपल, मैं 2014 तक 2-3 बार IAS में ड्रॉप हुआ, मैं KS में 2-3 बार ड्रॉप हुआ, मैंने हिम्मत नहीं हारी, मैंने कहा नहीं, मुझे और कुछ करना है। फिर मैं सीधे आ गया एक्टिविज्म। इसके बाद मैं कॉलेज में पढ़ाने लगा, जिस कॉलेज में लास्ट पोस्टिंग हुई थी मेरी उधमपुर, उसके बाद जब मुझे वहां से अरेस्ट किया गया, वहां से स्टूडेंट्स मेरे, जबकि वो मतलब दूसरे कम्युनिटी के हिंदू कॉलेज है और वो भी वुमेन्स कॉलेज, वहां के बच्चों ने मुझे 1 मंथ में पहचाना, उन्होंने मेरे सपोर्ट में प्रोटेस्ट किया, उन्होंने सपोर्ट में गवर्नमेंट से डिमांड की। अगर मैं बुरा होता, अगर मैं अच्छा नहीं पढ़ा रहा होता तो वो बात नहीं। उसके बाद जब मैं जेल गया, बहुत सारे लोग टूटते हैं, मैं नहीं टूटा। उसके बाद जब मैं नवंबर में छूट के आया, बहुत सारे स्टूडेंट्स यहाँ आते, कहने लगे सर हम 6 सेमेस्टर का एग्जाम है, आप क्या करेंगे? मैंने कहा आप लोग तैयार हो? जेल से मुझे सिर्फ 2 दिन हुए थे आते हुए, बहुत सारे गेस्ट्स आ रहे थे। मैंने कहा आप लोग तैयार हो? उन्होंने कहा सर अभी तो आपको 2 ही दिन हुए आते हुए, आप ये क्या कह रहे हो, हम तैयार हैं। मैंने कहा मैं आज भी तैयार हूं। इवन जेल में बहुत सारे स्टूडेंट्स थे मेरे, मैंने उनको जेल में भी पढ़ाया, मुझे ये टेंशन नहीं, मैंने उनको वहां भी पढ़ाया, मैं उनको थॉट्स देता था, आइडियाज देता था, चाहे जो भी सब्जेक्ट होता था उनको वहां भी पढ़ाता था और उनसे हमेशा रिक्वेस्ट करता था पढ़ाई कभी किसी भी स्टेज पे मत छोड़ो, चाहे आप लोगों के साथ कुछ भी हो जाए, पढ़ाई कंटिन्यू करो। उसके बाद विद इन दीज 4 मंथ्स हुए, अगर आप देखोगे आज जब आप आए, आपके सामने 200 बच्चे, टचिंग 200 ऑनलाइन थे, मैं उनको इंग्लिश पढ़ा रहा था, जबकि मेरा वो मतलब डोमेन नहीं है, मैं ज्योग्राफिया का एक्सपर्ट हूं, मैं जेंडर का हूं, सोशियोलॉजी का हूं, लेकिन उन्होंने डिमांड की हमें आपसे ही पढ़ना है, आप बेस्ट समझाते हो, आप बेस्ट टीचर हो। अगर आप कमेंट उसमें देखेंगे, वो कहते हैं 6 सेमेस्टर, मुझे डिमांड कर रहे हैं कि आप सब कब आएंगे फील्ड में। मैं कह रहा हूं क्योंकि मुझे पता है इस कौम को किस चीज की जरूरत है, एक ईमानदार गवर्नमेंट की जरूरत है और एक ईमानदार एजुकेशन की जरूरत है, और अगर ये 2 चीजें आएंगे तो ये वर्ल्ड का सबसे ब्यूटीफुल रीजन होगा। डॉक्टर साहब मुझे बताइए, आपने कहा कि आप जेल भी गए थे, खाली ये वजह थी आप जेल गए कि आपने करप्शन के बारे में लिखा, खाली उस वजह से आप जेल गए कि कोई और रीजन भी इसके पीछे है?
देख लीजिए, अगर आप मतलब जितने भी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में हायर अथॉरिटीज़ ने, चाहे होम मिनिस्ट्री हो, उन्होंने लिया होगा मेरा रिकॉर्ड, ज़रूरी पूछा होगा। हर एक प्रिंसिपल ने मेरे सपोर्ट में कहा ही इज़ वन ऑफ द बेस्ट टीचर्स इन आवर कॉलेज। जब हर एक कहता, मैं ये नहीं कहता हूं, आप मेरे फेसबुक पेज पे देख लीजिए, कोई भी स्टूडेंट मेरे खिलाफ नहीं बोलता। हर एक कहता है कि क्रिटिसिज्म हर जगह होता है, एक आध जगह, लेकिन मैक्सिमम कहते हैं सर हमें ये समझ नहीं आता, हमें पढ़ा लीजिए। या जब आप आए थे तब भी स्टूडेंट, मैंने आपसे पहले ही कहा कि आप प्लीज वेट कर लीजिए, मेरी क्लास है। मेरी प्रायोरिटी रहती है पढ़ाने की। क्यों? क्योंकि लोगों को जरूरत है मेरी, इसलिए मैं उनके पास जाता हूं। और मैं चाहता हूं एक ही चीज है, वो है एजुकेशन, जिसके जरिए हम इस मतलब डिजास्टर से निकल सकते हैं। और कहीं और मतलब कल यही बच्चे हमारा फ्यूचर है, यही कल एसपी होंगे, यही यहाँ के डीसी होंगे, यही आर्मी ऑफिसर्स होंगे। और इनको मैं सिर्फ एक ही, पहले मेरा पहला लेक्चर होता है मॉरल लेक्चर। मैं इनको कहता हूं कभी भी लाइफ में करप्शन मत करना। और हर माँ बाप से शाम को पूछो कि पापा आपने जितना आज कमाया, क्या वो जस्टिस किया आपने अपने साथ? क्या आपने अल्लाह ताला का कानून नहीं तोड़ा? क्या कहीं आपने गलती तो नहीं की? क्या आपकी ये रिजिक जो है, ये आप हमें हलाल खिलाते हो? ये हमें जेल गया, मेरे पेरेंट्स को प्राउड है, उनको कोई दुख नहीं है, उनको रिग्रेट ही नहीं है, क्योंकि वो जानते हैं कि मैं कितनी सच्चाई पे था और मैं कैसे बच्चों को पढ़ाता हूं। उनको पता है इसको कौम की कितना दर्द इसको कौम के लिए है और कितना दर्द लोगों के लिए है। वो मुझ पे प्राउड फील करते हैं। मंशियात की आपने बात की, अभी के रिसेंट टाइम में हमने देखा कि बहुत सारे बच्चे, बहुत सारी यूथ जो है मंशियात की तरफ ज़्यादा जा रही है, जो हमारे समाज में एक नासूर ड्रग, हमारे समाज में नासूर की तरफ फैल रहा है। हमारे बच्चे, हमारी नौजवान नस्ल, आए दिन हम देखते हैं, पुलिस भी एक अच्छा काम करती है। आए दिन आप देखेंगे सोशल मीडिया पे, न्यूज़ चैनल्स पे, हमने 4 लोग पकड़े, हमने 6 लोग पकड़े, हमने 10 लोग पकड़े। इसके ऊपर हम कंट्रोल कैसे कर पाए? इसको हम कैसे रोक सकते हैं? देख ले, हमें ग्राउंड लेवल पे जब भी बच्चा, देख लीजिए, मैं हर एक पेरेंट से रिक्वेस्ट करता हूं, हर एक मतलब और जनरल पब्लिक से मैं रिक्वेस्ट करता हूं, एक ही बात याद रखिएगा। अगर आपने किसी भी बच्चे को देखा कि वो कहीं ड्रग करता है, कहीं सिगरेट पीता है, प्लीज हम रिक्वेस्ट उसको उस टाइम समझा दीजिए। क्योंकि ये, या अगर आपके मोहल्ले में कोई मतलब किसी भी चीज का मतलब ये मंशियात जो है उसका ट्रेड करता है, या आपको लगता है, डाउट होता है, प्लीज ग्रुप में जाइए, मस्जिदों में ऐलान कीजिए, उनके घर को पहले बाइकआउट कर लीजिए। जब आप इस लेवल पे बाइकआउट करेंगे तो ऑटोमेटिकली, क्योंकि ये याद रखिएगा, आप ये मत सोचिए ये दूसरे का बच्चा है, हमेशा ये समझिए ये कल मेरे घर भी पहुंचेगा ये ड्रग्स। जिस टाइम आपने ये सोचा ये ड्रग्स मेरे घर पहुंचेगा, उस टाइम आप उसको कंट्रोल करेंगे। तब जैसे आपने बात की, हमने ड्रग्स की भी बात की, मुख्तलिफ चीज़ों की आपने बात की। मुझे बताइए डॉक्टर साहब, एक्टिविज़म आपने किया, आप जेल गए, तो घर के ऊपर क्या असर था? आपकी फैमिली का कितना सपोर्ट था? आप वालों ने बोला आप एक्टिविज़म मत करो, सोशल एक्टिविज़म मत करो, ऐसा, क्योंकि आपको जेल जाना पड़ा। और फैमिली का कितना सपोर्ट था पीछे से? फैमिली क्या कुछ कह रही थी? क्योंकि बिलाखिर सफ़र तो फैमिली ही करती है। देख लीजिए, नंबर फर्स्ट, मेरी जो फैमिली है वो पहले से ही मुझे सपोर्ट करती थी। अगर मैंने बचपन में कहा कि मुझे सिविल सर्विस की तैयारी करना है, जितना मैंने डिमांड किया उससे ज़्यादा मुझे पैसे मिलते थे, अवेलेबल रखते थे, कंप्यूटर हो, लैपटॉप हो, हर एक चीज़ जो भी पढ़ाई से रिलेटेड होते थे। लेकिन हर एक पेरेंट से यही रिक्वेस्ट है, आप बच्चों को हर एक चीज़ अवेलेबल रखो, लेकिन अकाउंटेबल उनको बनाओ, उनसे हिसाब ले लो कि किस पे खर्चा किया। कि अल्लाह ताला मुझे उससे बचाए, मंशियात के मसले में अरेस्ट होता, या नकल में अरेस्ट होता, या मैं कोई धांधली करता सोसाइटी में, या धोखाधड़ी करता, तब उनका सिर मतलब झुक जाता। मैं हमेशा क्या करता, इवन उनको पता है, मैं हमेशा कहता हूं कि नहीं, राइट चीज़ ही हमें राइट डायरेक्शन में ले जानी है। और तब फील होता है कि आपने एक समाज में बात की कि करप्शन नहीं होना चाहिए, उसके ऊपर आपको FIR लगा, उसके ऊपर आपको जेल भी जाना पड़ा। कभी फील हुआ कि मैंने सच, हक और इंसाफ की बात की थी, उसके बाद भी आपको जेल जाना पड़ा? कभी आपके दोस्त, फ्रेंड, या आपके घर वाले, या आपका खुद का जो इंसान का एक ज़मीर होता है कि मैंने हक की बात की, शायद मैं यहाँ पे नहीं जाता, काश मैंने ये बात नहीं की होती, या मैंने हक की बात की उसके बाद भी मुझे एक जेल हुई, मेरे ऊपर FIR हुआ, नौकरी से निकाला गया? ये चीज़ें कभी फील हुई कि डॉक्टर साहब को लगता है कि आप सही थे, वो लोग गलत थे जिनके खिलाफ आपने लिखा, या उन लोगों को लगता है कि वो लोग सही थे कि आप गलत थे? देखिए, मैं अभी भी अपने ऊपर प्राउड फील करता हूँ और अपने पेरेंट्स के ऊपर प्राउड फील करता हूँ जिन्होंने मुझे मतलब अच्छी यूनिवर्सिटी में मतलब मेरी एजुकेशन की।
क्योंकि उसकी वजह से जब मैं बाहर पढ़ने गया, उसकी वजह से जो डिफरेंट मेंटल परसेप्शन था वो कंप्लीटली चेंज हो गया। मैक्सिमम लोगों का यहाँ मेंटल परसेप्शन ये होता है कि हम अर्न करेंगे, अपनी फैमिली बनाएंगे, फिर बच्चे होंगे, फिर मकान होगा, फिर उसको पढ़ाएंगे। मेरे माइंड में ये सब नहीं है। मेरे माइंड बारी ये एक नाम नहीं है, ये प्लीज एक आइडियोलॉजी है। ये फ्यूचर में एक आइडिया बनना चाहिए पूरे J&K में या पूरे हिंदुस्तान में, एक आइडिया बनना चाहिए कि वो एक सोशल एक्टिविस्ट था और हर एक उसी पे चलना चाहिए। आप सिस्टम में नहीं, सिस्टम में नहीं हो तो क्या हुआ? जितने भी प्रोफेसर हैं वो तो क्लास में ही नहीं जाते हैं। मैं तब भी, अभी आप आए थे ऑनलाइन 200 बच्चों को पढ़ा रहा हूं, मुझे उसी में खुशी मिल रही है। मैं रिग्रेट रहा किसी से पर्सनल ग्रजेस रहे? देखिए, हमारे इस्लाम में सीधे एक ही चीज़ है कि मतलब दुश्मनी, किसी से बदला नहीं लेना चाहिए, ना दुश्मनी रखनी चाहिए। ये हमारा इस्लाम कहता है। मैं हमेशा इस्लाम को फॉलो करता हूँ और ये वे ऑफ लाइफ है, इसीलिए मैं उस पर ग्रज क्यों रहूँ? मुझे उसके काम से नफरत है, मुझे किसी भी इंसान से नहीं, वो चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो। इवन मेरे फ्रेंड्स दिल्ली में, जामिया में, सब मेरे फ्रेंड्स नॉन मुस्लिम्स हैं। मुझे कभी भी रिग्रेट नहीं होता है। जो स्टूडेंट्स आपको बहुत ज़्यादा चाहते हैं और आज की जनरेशन, जो न्यू जनरेशन की बात करें, आपको आइकन की तरह देखती है, फॉलो आपको बहुत ज़्यादा करते हैं। आप जब भी क्लास देते हैं, स्टूडेंट्स आपके साथ जुड़ना चाहते हैं, लोग आपको पसंद करते हैं सुनना। क्या वजह मानते हैं कि आप ही, डॉक्टर बारी ही एक चीज़ है जो समझा सकता है लोगों को? डॉक्टर बारी ही एक चीज़ है जो लोगों के दिमाग तक वो बात पहुंचा सकता है जो पहुंचाना चाहता है? और आप हमेशा दिल से पढ़ाते हैं, आप कभी किसी से पैसा नहीं लेते हैं, आप कभी किसी को डिमांड नहीं करते मैं चार्ज करूंगा। क्या वजह है फ्री में एजुकेशन करना? क्या वजह है फ्री में लोगों को सिखाना? क्या वजह है कि आप चाहते कि लोग और ज़्यादा आगे बढ़े, आपकी तरह बने? देख लीजिए, मेरा हमेशा मतलब सपना ये था। जब मैं अलीगढ़ गया, उसके बाद जब मैं वापस आया, मैं मैक्सिमम लोगों को ये कहता था, मैं उनको गाइड करता था, पढ़ाता था, सिर्फ ये करने के लिए ताकि वो भी अलीगढ़ जाए, ताकि वो भी एक मेंटल परसेप्शन मेरी तरह बने। मैं इसलिए ज़्यादा लोगों से जुड़ता हूँ, उनको मैं रियलिटीज़ बोलता हूँ। अगर मेरी बहन MA रोड कॉलेज में थी, इवन मैंने किसी को वहाँ नहीं कहा। लास्ट में प्रिंसिपल ने कहा आपकी बहन भी है, आपने क्यों नहीं कहा? मैंने कहा मैं क्यों कहता, आप मे भी उसके इंटरनल मार्क्स ज़्यादा रखते। मुझे वो पसंद नहीं है, मुझे ये पसंद जो स्टूडेंट डिजर्व करे वही उसको। इसीलिए जो ये मेरी ईमानदारी है टुवर्ड्स सोसाइटी, फेयरनेस टुवर्ड्स, और एक शफकत से पढ़ाता हूं। मैं हमेशा उनको ये नहीं समझता हूं दे आर अदरनेस मैं नहीं समझता हूं। मैं सोचता हूं ये हमारा कौम है। इन सरन सा एक सवाल रहेगा, चाहते आप दुनिया के किसी भी मुल्क में जा सकते थे, अपनी लाइफ आराम से सेटल कर सकते थे, वाई कम बैक टू कश्मीर? रीजन क्या है? देख लीजिए, अगर देखेंगे 2012 में मेरा पोस्ट डॉक्टरेट कनाडा यूनिवर्सिटी में हुआ था। मैं वही सेटल हो सकता है, मेरे 2-3 दोस्त फॉरेन में हैं। लेकिन उसके बाद मैंने पहले ही कहा, मैं जब सिविल सर्विस में ड्रॉप हुआ, मेरा ड्रीम था IPS बनना। और उसके बाद इवन मैंने एक इंटरव्यू में सीधे बोला कि उन्होंने कहा आप क्यों ऑप्ट करते हो IPS ही या KPS ही? मैंने सीधे उनको जवाब देगा टू ड्रैग द करप्ट ऑफिशियल्स। लेकिन मैक्सिमम लोग क्या करते हैं, अगर डॉक्टर बनते हैं, इंजीनियर बनते हैं, फिर जाते हैं श्रीनगर रहने के लिए। लेकिन क्यों जाते हैं? अपने गांव में रहेंगे। आज अगर मैं अभी भी PDD वाले को फोन करता हूं, मैं डॉक्टर बारी बोल रहा हूं, हमारा ट्रांसफार्मर खराब है, वो 10 मिनट में ले आता है। अब अगर मैं श्रीनगर में बैठता, वहां मुझे आल दो 24 आवर्स हर एक चीज एक्सेस था। लेकिन इन गांव वालों को कैसे छोड़ता, जिन लोगों ने मुझे बचपन से देखा हुआ है, ये कल प्रोफेसर बनेगा, हमारे बच्चों को पढ़ाएगा, उनको मैं कैसे छोड़ के जाऊं? या उस डिस्ट्रिक्ट को मैं कैसे छोड़ के जाऊं? या इस वैली को मैं कैसे छोड़ के जाऊं? मैं चाहता था मैक्सिमम मेरी पोस्टिंग अपने ही रीजन्स में हो जाए, ताकि मैं उन बच्चों को कुछ दे सकूं जिन बच्चों का वो हक है। डॉक्टर साहब, और एक सवाल रहेगा मेरा कि आपके ऊपर जब FIR लगा, क्या वजह थी FIR लगने की? एक सवाल। दूसरा ये सवाल था कि आपके ऊपर जब FIR लगा तो ये आप मानते हैं कि कहीं ना कहीं गलत हुआ आपके साथ, नहीं लगना चाहिए? अगर आपने करप्शन की बात की तो उन ऑफिशियल्स की बात की जिनके ऊपर आपने RTI भी किया है, आपके पास वो डॉक्यूमेंट भी है, आप बोलते हैं मेरे पास सारे प्रूफ्स है, क्या आपको लगता है कि वो थोड़ा सा गलत हुआ आपके साथ? और किस रीज़न से आपके ऊपर FIR लगा था? मैं 2014 से जितने भी करप्टेड ऑफिशियल्स हैं उनके पीछे पड़ा था, थ्रू RTIs और थ्रू ओपन स्कैम्स करता था। फिर इनका नेक्सस होता है, ऑफिसर्स का आपस में नेक्सस होता था। इवन मैंने हाईलाइट इशू किया था, जो ये विश्व नाला है उसमें इलीगल माइनिंग होती थी। मैंने चंद ऑफिशियल्स के खिलाफ मतलब लिखना शुरू किया, इवन कंप्लेंट्स डाली थी हायर ऑफिशियल्स को। जब वो कंप्लेंट नीचे तक आई तो उस ऑफिसर को डायरेक्ट पता चला कि ये मेरे खिलाफ है। जब वो अपनी पोजीशन पे था, वहां पर फॉर एग्जांपल हेड था, उसने सीधे FIR दे दिया, क्योंकि उसको ग्रज क्या था, ये मेरे खिलाफ एक दिन गया।
गवर्नमेंट से दरख्वास्त है, उनको असल में वेरीफाई करना चाहिए कि एफआईआर लगा, बैकग्राउंड क्या था। इवन फिर मैं मजबूर हो गया, अभी रिसेंटली 2 महीने पहले मैंने यहां अब कोई कंप्लेन नहीं की। मैं अब बाहर, क्योंकि जितने भी मैंने इश्यूज, मैंने अभी मुझे एक सब इंस्पेक्टर साहब ने दिल्ली से फोन किया, नार्कोटिक डिपार्टमेंट से, उनसे मैंने सीधे यही कहा। उन्होंने कहा आपने वहां कंप्लेंट क्यों नहीं की? मैंने कहा भाई मैंने यहां कंप्लेंट्स की थी, उसका रिटर्न मुझे 9 महीने जेल भेजा उन लोगों ने, 3-4 एफआईआर 4 पुलिस स्टेशन में डाले। इवन मैं ह्यूमन राइट्स भी गया दरवाजा खटखटाने, लेकिन अनफॉर्चुनेटली 2019 में वो बंद हो गया। वरना इवन अगर आप रिपोर्ट देखेंगे हायर एजुकेशन में, मेरी हर एक कॉलेज से रिपोर्ट गया है, ही इज वन ऑफ द बेस्ट टीचर्स इन आवर कॉलेज। जब ये सिचुएशन है, जब बच्चे चाहते हैं मुझसे पढ़ना, फिर मैं देशद्रोह कैसे बनता? उनको सिर्फ यही था कि ये स्कैम्स ओपन करता है, ये हाईलाइट करता है हमारे जो लूप होल्स है, इसलिए इसको उभरने नहीं दिया जाए। टाइम बहुत कम है, आपके पास भी होगा और हमारे पास भी है। डॉक्टर साहब मुझे बताइए, डॉक्टर बारी क्या चाहते हैं आप, क्या होना चाहिए? मैं सिर्फ एक ही चीज़ चाहता हूं, मैं चाहता हूं कि एजुकेशन इतना फ्लोरिश हो जाए और जो मतलब इग्नोरेंस हो वो जब खत्म हो जाएगा सोसाइटी में, ऑटोमेटिकली एनवायरनमेंट भी डेवलप हो जाएगा, ऑटोमेटिकली जॉब्स भी क्रिएट होंगे। अब आप क्या करेंगे? अभी आप बच्चों को पढ़ाते हैं, एक्टिविज्म के साथ और जुड़े रहेंगे कि यहाँ पे बस अब नहीं करना है? मुख्तसरन से जवाब। देख लीजिए, मैंने कभी एक्टिविज्म छोड़ा नहीं। जब मैं जेल से आ गया उसके बाद अगर नेट पे देखेंगे, मैंने ड्रग्स पे 2-3 वीडियो डाले। इवन आजकल 4th सेमेस्टर बच्चों का एग्जाम है, अगर उनका एग्जाम नहीं होता है, मैं गांव जाता और लोगों से रिक्वेस्ट करता कि इस ड्रग माफिया को कंट्रोल करो, इलीगल माइनिंग को कंट्रोल करो, जैसे मैं पहले जाता। लेकिन हर एक बच्चा पढ़ेगा, कन्फ्लिक्ट की तरह नहीं जाएगा। डॉक्टर साहब जाते जाते लास्ट और आखिरी सवाल, क्या चाहते हैं डॉक्टर बारी होना चाहिए, या क्या है आगे प्लान आपके? फ्यूचर में क्या करना चाहेंगे? मेरा प्लान है सिर्फ बच्चों को फ्रीली पढ़ाना। कॉलेज में एक दिन मतलब मास कॉपिंग हो रही थी, मैं आया ड्यूटी तो मैंने कंट्रोल किया। इवन मुझे इतने थ्रेट्स मिले आप कभी इमेजिन नहीं कर सकते हो। मुझे प्रिंसिपल ने भी फोन किया कि लीनियंस दो, मैंने सीधे मना किया, मैं नहीं दे सकता हूं। कल भी देखो होता ऑनलाइन एग्जाम्स, ये इससे हम एजुकेशन सिस्टम को मतलब कोलैप्स कर रहे हैं, खत्म कर रहे हैं। और जो ये प्रोफेसर जिरोक्सेस सिस्टम आ गया समाज में, कॉलेज के बाहर 2-3 जिरोक्सेस, वही नोट्स बनाते हैं, वही बच्चों को बताते हैं और सिर्फ कहते हैं ऑब्जेक्टिव पढ़ो। यार जब मैं अलीगढ़ में था तब हमें प्रोफेसर्स कहते थे फॉरेन ऑथर्स पढ़ो। बहुत बहुत शुक्रिया अपना कीमती टाइम देने के लिए डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। तो डॉक्टर बारी कुलगाम के एक छोटे से गांव से ताल्लुक रखने वाले, ड्रीम हमेशा यही करप्शन को ख़त्म किया जाए, ड्रग्स के ऊपर कंट्रोल किया जाए, क्योंकि आने वाली जो हमारी नस्ल है, हम हमेशा कश्मीर की बात करते हैं, कश्मीरियत की बात करते हैं। हमारे जो यूथ है, नौजवान नस्ल है, टैलेंट उनमें बहुत ज़्यादा है, मगर उनको एक प्लेटफॉर्म की ज़रूरत है, उनको एक सिखाने वाला, समझाने वाला, जिसको हम गाइड कह सकते हैं, वो एक गाइड के तौर पे उसको ले सकते हैं, क्योंकि वो ज़िंदगी में कुछ आगे करे। डॉक्टर अगर कोई बच्चा मुझसे पढ़ना चाहता है, मुझसे सजेशन लेना चाहता है, वो मुझे कांटेक्ट करे, मेरे पास आए, मैं फ्रीली पढ़ाता हूं। आप दीजिए मुझे और मेरे कैमरामैन बट इम्तियाज़ को इजाज़त। मिलते हैं किसी